हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें लास्ट मेथड था डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ओलिक एसिड। तो यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया होगा। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर का आज मान लो कि एंडिंग ही है, ठीक है। तो कुछ मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखिए, लेंथ को हमने मेजर कर ही लिया था। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसमें देखिए तीन चीजें बताता हूं आपको। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड सेकंड लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है। थर्ड पारसेक। ये तीन होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हमने पीछे एक टॉपिक में यूज भी किया था, पैरालैक्स मेथड में। तो वहाँ से आपको वैल्यू कंफ्यूज कर रही होगी कि वैल्यू क्या होती है। तो आज इस लेक्चर में भी आपको उस वैल्यू के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? तो देखो, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance between अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू को आपने रिमेंबर रखना है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है ये, ठीक है। तो देखिए, 1.496 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5, देखिए 4 के बाद कितना है? 9 है, तो राउंडिंग ऑफ होके कितना हो जाएगा ये? 1.5 10⁻11 मीटर। तो ये वैल्यू रिमेंबर रखनी है, न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज होती है, ठीक है। सेकंड देखिए आप, लाइट ईयर। तो देख लेते हैं लाइट ईयर क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मीनिंग, लाइट अगर एक वर्ष में, एक ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एमसीक्यू, कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच। ऑप्शन लिखे होते हैं डिस्टेंस, टाइम, मास और एक्स्ट्रा कुछ भी दे देगा जैसे वेलोसिटी, ठीक है। तो 20% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका आंसर इस ईयर को देख के टाइम का यूनिट पुट कर देते हैं। ये टाइम का यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आपने याद रखना है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। देखिए कैसे होता है, कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए, क्योंकि डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं? लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर बोला तो डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रहा है? लाइट कर रही है वैक्यूम में। तो यहां क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इनटू टाइम। तो टाइम कितना लगा उसको? 1 ईयर लगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 लाइट ईयर कितना आएगा?
1 लाइट ईयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनटू में टाइम कितना लगा 1 ईयर, तो 1 ईयर को मेरे को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। देखिए दोबारा देख लीजिए इसको, एक ईयर में डेज कितने 365, हर डे में आवर कितनी 24, मिनट कितने हर आवर में 60 और हर मिनट में सेकंड कितने 60। दैट्स वाई इसको मैंने ऐसे राइट कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो ये 1 लाइट ईयर होता है इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आपने ये वैल्यू भी रिमेंबर रखनी है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है इसको। अभी हम 1 पार्सेक को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं हम। 1 पार्सेक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये 1 पार्सेक। तो देखिए 1 पार्सेक इज रेडियस ऑफ दैट ग्रेट सर्कल या दैट सर्कल। 1 parsec is radius of that great circle in which arc of 1 astronomical unit long makes an angle of 1 second at center ऑफ दैट सर्कल। बहुत आसान कर दिया इस डेफिनेशन को। देखिए 1 पार्सेक किसे कहते हैं, 1 पार्सेक, ये 1 पार्सेक उस सर्कल का रेडियस होता है, उस ग्रेट सर्कल का रेडियस होता है जिसकी आर्क कितनी हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग हो, और वो आर्क उस सेंटर पे, उस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाए 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे। ठीक है ना, तो देखिए मैं इसको क्लियर करता हूं आपको डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सर्कल, और उस सर्कल पे इतना डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि लेट ही करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस हम बढ़ा तो सकते नहीं है। ठीक है, तो जो ये आर्क है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, और ये आर्क अगर उस सर्कल के सेंटर पे 1 सेकंड का, अब ध्यान दीजिए एंगल कहीं आप सोचें कि रेडियन में ही होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने कन्वर्जन सिखाया था आपको, डिग्री रेडियन और ये सारे मिनट सेकंड। ठीक है ना, तो ये 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर रही है उस सर्कल के सेंटर पे। कौन कर रही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क। तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है ना उसे क्या बोलते हैं 1 पार्सेक बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, तो 1 पार्सेक की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें इस सर्कल का क्या फाइंड आउट करना है भाई, रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस ही क्या है हमारा 1 पार्सेक है। तो क्या आएगा थीटा इंटू आर्क आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। थीटा इंटू क्या आएगा आर्क, आप इसे ऐसे लिख लें आर्क इंटू थीटा। ठीक है, तो वो रेडियस क्या चीज़ है 1 पार्सेक है वो, क्योंकि उस सर्कल के रेडियस को ही हम क्या बोल रहे हैं पार्सेक बोल रहे हैं। आर्क कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इनटू थीटा कितना है 1 सेकंड का है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे 1 बाय 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर
रेडियन में, तो क्या लगाएंगे साथ में, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल इंटू 1/60 इंटू 60 इंटू क्या आएगा, पाई बाय 180। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा रोक किया इसको। रेडियस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस इक्वल टू आर्क बाय थीटा। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए रेडियस आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थीटा कितना है 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180। इतना क्लियर है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 पारसेक आ जाएगा बिकॉज रेडियस क्या चीज़ है 1 पारसेक है यहाँ पे। तो पारसेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बाय में। इसको सॉल्व करेंगे सारे को 1/36 इंटू पाई बाय 180। तो देखिए इसकी वैल्यू हम याद रख लेते हैं सारे की। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, 1 पारसेक की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इसको सोल्व करके सारा क्या आएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये होता है 1 पारसेक। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इन सभी का रिलेशन क्या है आपस में। रिलेशन फर्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो तीनों वैल्यूज आपको मैंने कैलकुलेट करके भी बताई थी, ध्यान है आपको। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यही वैल्यू बताई थी आपको, क्लियर है। तो रिलेशन निकालना उसके लिए देखिए क्या करेंगे, 1 लाइट ईयर को मैंने डिवाइड किया किससे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बाय में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस सारे को जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है लगभग 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर। हम कह सकते हैं कि जो 1 लाइट ईयर होता है दैट इज 6.3 टाइम्स 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये रिलेशन होगा किसी इसका लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ठीक है। अभी देखिए सेकंड रिलेशन के लिए नेक्स्ट रिलेशन हम कर लेते हैं। पारसेक, हम दूसरा रिलेशन कर रहे हैं लाइट ईयर और पारसेक का, पारसेक एंड लाइट ईयर। तो देखो 1 लाइट ईयर कितने की इक्वल होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻4 मीटर। इनकी वैल्यू को अच्छे से याद कर लेना सभी, ठीक है ना। बताओ 1 पारसेक कितना होता है 1 पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 कितना कैलकुलेट किया था हमने पारसेक को 3.1 बाय 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। पारसेक कितना ही तो कैलकुलेट किया था, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो 1 पारसेक बाय में 1 लाइट ईयर। तो देखो पारसेक की वैल्यू कितनी है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर बाय में लाइट ईयर की वैल्यू
9.46 इंटू 10⁴ मीटर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.28। ये इसको सोल्व करेंगे तो 3.28 आएगा, तो 3.28 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, लाइट ईयर। तो ये सारे रिलेशंस आपने अच्छे से लर्न करनी है। ये था कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए। अभी हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो उनकी वैल्यूज भी आपने लर्न करनी है। पीडीएफ में मैंने डाल रखी है सारी, ठीक है, वो याद करनी है सभी ने। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर, ये बी पार्ट बना देते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत कम लेंथ, छोटी लेंथ अगर हो उसको अगर हमने मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट यूज करें, देखिए फटाफट। 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 माइक्रोन को हम लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, म्यू एम। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर को nm से लिख सकते हैं, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ध्यान दो, ए के ऊपर ये छोटा सर्कल सा लगाना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10, ठीक है। फिर देखिए आप एक वैल्यू और, जैसे कि 1 फर्मी है, ये सारे एक टेबल भी आपको सेंड कर रखी है, उसको याद करना है, ठीक है ना। 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻15 मीटर। तो इसी तरह से जैसे 1 बार्न है, एरिया की यूनिट होती है ये 10⁻28 मीटर स्क्वायर, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आपने वेरी स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए लर्न रखनी है, ये हमें काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये था हमारा सारा टॉपिक लेंथ के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ मास और टाइम के बारे में, ठीक है। तो देखो मास, मास होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है ये हमें बताता है कि उस बॉडी का मास कितना है। तो देखिए मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है मास की यूनिट, ठीक है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मास की। फर्स्ट सबसे पहले मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। किसी बॉडी में क्वांटिटी कितनी है उस बात पे डिपेंड करता है मास, ये बात ध्यान रह जाएगी आपको, ठीक है। तो जो मास होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। मास इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है मास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए मास कभी भी दूसरी बॉडी की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस डस्टर का मास 100 ग्राम है, तो इस मार्कर के यहाँ पड़े होने से इस डस्टर के मास में वेरिएशन नहीं आएगा, इस डस्टर का मास चेंज नहीं होएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप क्लास में बैठते हो तो ऐसे थोड़ी है कि आपके पास कोई दूसरा बच्चा, थोड़ा हैवी बच्चा बैठा है, मोटा बच्चा बैठा है, तो आपका मास बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मास रिमेन सेम और वो पर्टिकुलर बॉडी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो मास
डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, अदर बॉडी की प्रेजेंस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और मास है वो कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर, ये फिजिकल कंडीशन के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो मास डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मास चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने लर्न रखनी है, ठीक है। एक मेन बात आपको बताता हूँ मास के बारे में, किसी बॉडी का मास कैन नॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी जीरो, ये लर्न रखना आपने, मास कैन नॉट बी जीरो। तो ये ध्यान रख लोगे आप, प्रॉपर्टीज हैं ये मास की, मास के बारे में, मास का एक ध्यान रखना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है ये, ठीक है। अभी देखिए मास बेसिकली हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, दो तरह का होता है मास, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। मास कैन डिफाइंड इन टू वेज, मास को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक क्या होता है इनर्शियल मास, और दूसरा ग्रेविटेशनल होता है। एक होता है इनर्शियल, दूसरा क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल मास होता है ये, ठीक है। तो देखिए जो इनर्शियल मास होता है दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी के बारे में बताता है। इनर्शियल मास में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी को ही हम कंसीडर करते हैं, और ग्रेविटेशनल मास में ये उस फिनोमिनन को डिस्क्राइब करता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी को बताता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडी डिपेंड, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी पे अगर अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है तो उस समय उसका जो मास है दैट इज ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। ग्रेविटी का इफेक्ट है अगर उस पर, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है, प्रॉपर्टी इन विच ऑन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction on body due to earth depend, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है सिर्फ कि मास है वो दो तरह का होता है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इसकी भी मास की भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए देखिए आपको लर्न क्या करना है वो मैं बता देता हूँ इधर, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में आता है इस तरह का क्वेश्चन। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट देखिए एटॉमिक मास यूनिट। तो बताओ एटॉमिक मास यूनिट किस लिए यूज होता है? दिस यूनिट इज यूज टू मेजर एटॉमिक और न्यूक्लियर मास। एटॉमिक और न्यूक्लियर मास को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट। और वन एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल होती है? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये लर्न रखना आपने वैल्यू को। वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो आप ये लर्न रखेंगे वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर में ऐड किया था इस क्वेश्चन को। चंद्रशेखर लिमिट, ये किसी के नेम पे रखा हुआ है भी, ऐसे लग रहा है चंद्रशेखर लिमिट। तो देखिए ये क्या होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन
अब आप देखिए सन का मास कितना है और उसका भी कितना टाइम, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन होता है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये ध्यान रखना आपने, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या होती है, 1 चंद्रशेखर लिमिट होती है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये लर्न रखना आपने, ये सिंपल ही है। नेक्स्ट देखिए 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन कितने के इक्वल होता है बताओ, फिर पता तो है ही, 1000 किलोग्राम के इक्वल। तो ये था कुछ मास के बारे में। मास की मैंने यूनिट्स को आपको बताया। मास दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। तो मास मेनली क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है किसी बॉडी की, ठीक है। तो अब देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम, हम टाइम को स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए टाइम होता क्या है, व्हाट इज टाइम। तो हम सिंपली जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था कि जो घड़ी पढ़ देती है वही क्या होता है, टाइम होता है, जो क्लॉक रीड कर देती है वही क्या है, टाइम होता है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि घड़ी में जितना भी टाइम है, जितने भी बजे हुए हैं, जैसे 8:30 है मान लो, तो आप उसे क्या कहेंगे कि 8:30 टाइम है, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, टाइम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं दो, जैसे मान लो कोई इवेंट है, तो इवेंट के अंदर क्या होता है, मान लो 2 इंटरवल के बीच का आप गैप देख लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा। जैसे कि वॉच के अंदर जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड वाली जो सुई होती है, अगर वो 1 सेकंड काउंट करती है, तो जब वो पहले जिस पोजीशन पे थी अब जिस पोजीशन पे है, तो आप दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, एक टाइम आएगा। यानी कि टाइम इंटरवल को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में मिलेंगी, ठीक है। अभी हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स हम करते हैं, सबसे पहले सोलर डे क्या होता है, व्हाट इज सोलर डे। तो देखिए टाइम टेकन बाय अर्थ, टाइम टेकन बाय अर्थ जब वो रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए मैं आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जब एक साइकिल पूरा कर ले, एक रोटेशन पूरा कर ले, किसको फिक्स मान के, सन को। मतलब व्हेन अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस कीपिंग सन फिक्स्ड। अगर सन के रिस्पेक्ट में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो जितना उसको टाइम लगता है उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं। और एक सोलर डे कितने के इक्वल होता है, कितना टाइम होता है वो, तो दैट इज 24 आवर्स। अर्थ अपना चक्कर पूरा एक एक्सिस पे रोटेशन एक 24 आवर में करती है ना, इसलिए उसका सोलर डे कितना हो जाएगा, 24 आवर्स, ठीक है। तो जब अर्थ कंप्लीट करती है इट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस रिलेटिव टू सन, रिलेटिव टू सन। तो देखिए 1 सोलर डे होता किसके इक्वल है, 24 आवर्स। ये याद रखना आपने, 1 सोलर डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अभी देखिए साइडरियल डे क्या होता है, साइडरियल डे। तो देखो टाइम टेकन बाय अर्थ, उसमें क्या था, अर्थ रोटेट कर रही थी अपने एक्सिस पे सन के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या होगा, साइडरियल में अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, लेकिन सन की बजाय किसके रिस्पेक्ट में, किसी स्टार के रिस्पेक्ट में। अगर किसी स्टार के रिस्पेक्ट में टाइम हम नोट करते हैं तो दैट इज साइडरियल डे।
और अगर सन के रिस्पेक्ट में करते हैं दैट इज सोलर डे। ठीक है, तो 1 सोलर डे की आपको वैल्यू बताई थी कितनी है, 24 आवर्स है। तो जब अर्थ कंप्लीट करती है, अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस रिलेटिव टू स्टार, किसी फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में अगर या डिस्टेंट स्टार बोल सकते हो, डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में अगर अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले तो जितने टाइम में करेगी वो क्या होएगा, 1 साइडरियल डे होगा। और 1 साइडरियल डे किसके इक्वल होता है भाई, ये ना सोलर डे से 4 टाइम्स शॉर्टर होता है। इट इज 4 टाइम shorter than 4 times shorter than solar day। तो ये रिमेंबर रखना आपने। ठीक है, एक डेफिनेशन इसमें और आती है, लूनार मंथ क्या होता है। लूनार मंथ देखिए, थर्ड देखो, लूनार मंथ। देखिए जब भी लूनार की बात आती है तो हम मून के बारे में सोचते हैं। तो टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस रिलेटिव टू अर्थ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रोटेशन about its axis relative to अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो बताओ 1 लूनार मंथ की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 29.5 डेज। 1 लूनार मंथ क्या होता है, 29.5 डेज। ये रिमेंबर रखना आपने वैल्यूज को, जितनी भी आज के लेक्चर में वैल्यूज काफ़ी थी, न्यूमेरिकली वैल्यू थी सारी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपने सभी ने याद रखनी है। एक टाइम का शॉर्ट यूनिट और याद कर लेते हैं, छोटा यूनिट है टाइम का, दैट इज 1 शेक। तो 1 शेक किसके इक्वल होता है, 10 नैनो सेकेंड के इक्वल होता है। 10 नैनो सेकेंड, और 10 नैनो सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ समझ लीजिए आप। नैनो सेकेंड मतलब 10 टू पावर -9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये था 1 शेक इक्वल टू 10 टू पावर -9 सेकेंड। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज देखिए आज के लेक्चर में मोस्ट ऑफ तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और ये आपको इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन अब बढ़ता जाएगा। न्यूमेरिकल साथ साथ करने होंगे आपको, तो न्यूमेरिकल जैसे करोगे तो उसमें वैल्यूज़ तो चाहिएंगी आपको। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू कई बार गिवन नहीं होती एग्जाम में, तो आपको अगर ये वैल्यूज याद हो जाती हैं अच्छे से तो हम उम्मीद है सही कर पाएंगे। ठीक है, तो PDF में सारा कुछ मैंने दिया हुआ है, ये आप पढ़ते रहना। और चैप्टर हमारा ये वाला यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। डायमेंशनल फार्मूले होंगे उसके अंदर, और वो इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।